Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. From Physics for All Students, I am Naik Muhammad. Students, जो लास्ट कपल ऑफ वीडियो से हमने एक सीक्वेंस स्टार्ट किया था वर्क डन और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का, उस सीक्वेंस की ये आज लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम समझेंगे सीखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ज़राए रिसोर्सेज कहते हैं ज़राओं को, कि एनर्जी के ज़रिए कहाँ कहाँ से हैं। हमने पीछे काफ़ी सारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज पढ़ी, मैकेनिकल, लाइट एनर्जी, थर्मल एनर्जी एंड लॉट्स ऑफ मोर। ये एनर्जीज आ कहाँ से रही हैं? ठीक है, एनर्जी बर्न इन पावर स्टेशंस, फैक्ट्रीज, होम। एनर्जी अगर नहीं होगी तो हम शायद दुनिया का वजूद ख़तरे में पड़ जाए या शायद हो ही ना, क्योंकि हमें पावर स्टेशंस के अंदर एनर्जी चाहिए, अपनी फैक्ट्रीज़ के अंदर एनर्जी चाहिए, अपने घरों में एनर्जी चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर, ऑफिस के अंदर, और कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर चाहिए। एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है सन, सूरज। सूरज 75% ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। ठीक है जी। एनर्जी रिलीज़ करता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन्स। कमिंग वीडियोस के अंदर हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन को इन डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप यही समझ लें कि दो छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना, दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। और जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक बड़ा पार्टिकल बनता है, तो वो साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। यही सब प्रोसेस हमारे सूरज में हो रहा है। हाइड्रोजन न्यूक्लियाइड्स पुश टुगेदर, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे की तरफ खींचते हैं टू फॉर्म हीलियम, एक हीलियम बड़ा न्यूक्लियाई बना देते हैं और साथ बहुत सारी एनर्जी बना देते हैं। ये रिएक्शन सूरज में हो रहा होता है। तो आउटपुट पे तकरीबन हमें 3 × 10⁻26 इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट्स एनर्जी मिलती है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी है। नाउ-अ-डेज़ आजकल हम क्या कर रहे हैं? हम आजकल आइसोटोप्स ऑफ वाटर, वाटर के हमें जिस तरह पता है कि 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम। इनके साथ हम खेल रहे हैं थ्योरेटिकली। अभी एक्सपेरिमेंटली तो नहीं पॉसिबल हो सका, लेकिन हम पेपर वर्क इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ताकि हम एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स बना सकें। लेकिन फ़िलहाल न्यूक्लियर फिजन्स जो हैं वो अप टू द मार्क काम कर रहे हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पूरी दुनिया के ममालिक ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं, वो इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। बेसिकली फिशन में होता क्या है, हमारे पास यूरेनियम का एक एटम है, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन मैंने बम्बार्ड करवाया, यूरेनियम-236-92, मतलब यूरेनियम अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। आगे जाके वो ब्रेक डाउन होगा, डॉटेड न्यूक्लियाइज बना देगा और साथ 3 न्यूट्रॉन्स बनाएगा और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। वो एनर्जी को फिर हम कैप्चर करके अपने यूज़फुल पर्पसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूजन के नतीजे में बनने वाली एनर्जी फिशन के नतीजे में बनने वाली एनर्जी से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी लाइफ तो तकरीबन 40 to 50 ईयर्स होती है, लेकिन इन रिएक्टर्स की लाइफ भी इनकी निस्बत ज़्यादा होगी। तो हम कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, हम शिफ्ट होना चाह रहे हैं न्यूक्लियर फिशन से न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर अभी थ्योरेटिकल वर्क जारी है। पीछे हमने बात की थी जी सन की, कि हमें नेचुरल तरीके के साथ जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। लेकिन जब हम अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, दो तरह के एनर्जी ज़राए हैं, एक रीन्यूएबल और एक नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल ऐसे एनर्जी सोर्सेज हैं जो एक दफ़ा तो कंज्यूम हो गए, लेकिन हम उनको दोबारा से पैदा कर सकते हैं। जिस तरह पानी था, पानी ग्लेशियर्स के ऊपर जमा हुआ था, सूरज की रोशनी पड़ी उसके ऊपर, वो पिघला, नीचे आया, नदी नालों में इकट्ठा हुआ, वहाँ से हमने डैम्स में गिराया, डैम से रिलीज़ किया तो टरबाइनें चली, जनरेटर प्रोड्यूस हो गया, दोबारा समंदर में, दरियाओं में चला गया, वहाँ से एवेपोरेशन हुई तो फिर बादलों में, बादलों से फिर ग्लेशियर्स के ऊपर। तो ये एक साइकिल चलती रहेगी। पानी से जो एनर्जी प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो रीन्यूएबल है। इसी तरह वुड्स हैं, लकड़ियाँ हैं। लकड़ियाँ आपने एक दफ़ा दरख्त की शाखें वगैरह या दरख्त काट लिया, तो आप किसी और जगह पे दरख्त को अगर प्लांट कर देंगे, दरख्त को प्लांट कर देंगे तो वहाँ से दोबारा से वो उगाएगा और वो एक दोबारा से वुड
हमारे लिए एनर्जी सोर्स बन जाएगी। लेकिन कंपेयर जब हम इसको करते हैं नॉन रीन्यूएबल एनर्जी से, तो नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इस तरह के सोर्सेज होते हैं जो एक दफ़ा जल गए तो बस फारग, दोबारा नहीं उनसे हम एनर्जी ले सकते, वो फिर उनका वजूद ख़त्म हो गया। मिसाल के तौर पे ऑयल, क्रूड ऑयल जो हम निकालते हैं गाढ़ा सा होता है, उसको फिर साफ़ करके पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी का तेल, हाई ऑक्टेन वगैरह अलग अलग कर लेते हैं। वो एक दफ़ा कंज्यूम हो गया तो उसने अपनी एनर्जी खो दी। ठीक है, आपने दोबारा से क्रूड ऑयल बनाना है तो आपको मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म इन ग्राउंड। ठीक है जी, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे ज़मीन में दोबारा से वो क्रूड ऑयल बनाने में। तो ये एक नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो फ़िलहाल हम नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डिस्कस करते हैं। एक जी फॉसल फ्यूल्स होते हैं और एक न्यूक्लियर फ्यूल्स होते हैं। फॉसल फ्यूल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है हमारे पास, मुर्दा अजसाम जितने भी हैं, पौधे जितने भी हैं, हम इन सब को दफन कर देते हैं ज़मीन के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए, लाखों सालों के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल्ड प्रेशर और टेम्परेचर इन्वायरमेंट इनको प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो सारा गंदबला मिक्सचर है इट विल कन्वर्ट इनटू फॉसल फ्यूल्स। ठीक है जी, फॉसल फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ यही है कि ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसके अंदर से वेस्ट कुछ नहीं होना। क्रूड ऑयल जो निकला था उसके अंदर से जो वेस्टेज थी वो मिनिमम थी, हमने उसके अंदर से मैक्सिमम पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन, जेट फ्यूल और मिट्टी का तेल, फलाना फलाना सब कुछ निकाल दिया। तो ये कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, मैक्सिमम इसके अंदर एनर्जी इकट्ठी है। और मिसाल इसकी क्रूड ऑयल जो मैंने ऊपर समझा दी है। ठीक है जी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं जब हम फॉसल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे मेन, वेस्ट गैसेस पोल्यूट कर रही हैं, मतलब हज़ारों जब गैसें निकलती हैं, हम गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डालते हैं, रिक्शों के अंदर, बसेस के अंदर, तो वो यूज़फुल वर्क तो कर रहा है, लेकिन उसके इजाक से जो गैसेस निकलती हैं दे आर रियली हार्मफुल फॉर अर्थ, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, एक्वेटिव लाइफ। सप्लाई लिमिटेड है, मतलब एक दफ़ा जल गया तो फिर मिलियंस ऑफ साल बाद दोबारा बनेगा। ठीक है, तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है। और वही बात कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक मेन सोर्स है ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग को भी हम डिस्कस करेंगे। तो एक दूसरा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल की मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री डिस्कशन लास्ट कुछ मतलब पहले बता दी है। यहाँ पे हम सिर्फ उसको समझेंगे कि 1 किलो अगर आपके पास यूरेनियम है या 1 किलो आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल है, वो बराबर है तकरीबन 55 टन ऑफ कोयले के। 55 टन कोयला जलेगा और वो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो बराबर है सिर्फ और सिर्फ 1 किलो न्यूक्लियर फ्यूल के। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा है इस चीज़ का। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है? हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, रेडियो एक्टिविटी फॉर हज़ारों साल। कि जब यूरेनियम तो टूट के अपने डॉटर न्यूक्लियाई क्रिप्टॉन और बेरियम बनाएगा, तो ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं, अपने अंदर से रेडिएशंस निकाल रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। तो उनको इकट्ठा करना, उनको डिकम्पोज करना कदरे मुश्किल है साइंटिस्ट के लिए। ठीक है जी, एक्सपेंसिव टू बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। डिकम्पोजिशन बंद करना मुश्किल है इसको। ठीक है, वर्किंग लाइफ, लाइक जब आपने न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया है, उसके अंदर प्रोसेस शुरू हो गया, तो उसका एक वर्किंग लाइफ पीरियड है कि कब उसके अंदर जाके फ्यूल ख़त्म हो जाएगा और आपका रिएक्टर डेड हो जाएगा। तो वो बंद करना उसको या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर चलाना मुश्किल है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का। अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर सबसे पहले आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। रिवर्स से लेक, डैम्स में पानी गिरा, टरबाइन चली, जनरेटर चला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन पानी वहाँ का वहाँ ही रहा। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में कि हम जो पानी के साथ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पानी अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता। एक्सपेंसिव टू बिल्ड, मतलब ये इतना प्रोसेस बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। डैम बनाना है आपने, टरबाइनें लगानी है, जनरेटर लगाने हैं, पानी इकट्ठा करना है।
तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी फिर उसको आगे शिफ्ट करना है ग्रिड स्टेशंस तक, तो एक काफ़ी हैंडसम अमाउंट चाहिए आपको। लेकिन दूसरा नुकसान क्या है कि सूटेबल एरिया फॉर वर्ल्ड्स आर सूटेबल, लाइक पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पानी के ज़खायर बहुत ज़्यादा हैं, समंदर लगता है, तो ये किसी हद तक ठीक है, ग्लेशियर्स भी काफ़ी हैं। लेकिन ऐसे इलाके जहाँ पे शदीद गर्मी पड़ती है, जिनके पास डैम्स नहीं हैं, जिनके पास एनर्जी सोर्सेज नहीं हैं, वो ये काम नहीं कर सकते, लाइक अज़रबैजान और ताजिकिस्तान वगैरह वाले जो इलाके हैं, वहाँ पे पहले से ही पानी की डेफिशिएंसी है। तो उन इलाकों के लिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करना सूटेबल नहीं है। ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आ जाता है टाइडल एनर्जीज। टाइडल एनर्जी हम सिंपली एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब मून पानी की टाइड्स को अपनी ग्रेविटी की वजह से ऊपर खींचता है, तो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। उन लहरों को हम इकट्ठा कर लेते हैं और उनको फिर नीचे की तरफ गिरा के और किसी मैकेनिज़्म से एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। वो टाइडल एनर्जी एक रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। लेकिन सबसे एक ख़ास इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग सा जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आती है, थर्मो जियोथर्मल एनर्जी है। जियो का मतलब ज़मीन और थर्मल का मतलब हीट, कि ज़मीन की हीट से हम लोगों ने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। ज़मीन के अंदर हमें पता है, हम जब सैकड़ों फुट नीचे जाते हैं तो कुछ एरियाज़ के अंदर लावाज बड़े होते हैं, मोल्टन फॉर्म के अंदर कोई मैटर होता है, ठीक है, लावा हम उसको उर्दू में कहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने वाटर को हॉट रॉक्स वापसी स्टीम, मतलब हमने ज़मीन के अंदर एक खड्डा मारना है, उस खड्डे के अंदर, उस गड्ढे के अंदर हमने पानी की पाइपलाइनें बिछा देनी है। एक एंड से हम पानी फेंकेंगे, पानी वो नीचे जाएगा, नीचे से लावा उसको हीट जब देगा तो वो पानी पानी से कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। जब वो दूसरी तरफ आ रहा होगा तो उस स्टीम को हम अपने यूज़फुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब उससे हम अपने इंजन्स वगैरह चला सकते हैं, अपने घरों को गर्म कर सकते हैं, या उससे स्टीम इंजन्स वगैरह चला के काम कर सकते हैं। इसकी भी कोई ना कोई डेफिशिएंसीज हैं, कोई ना कोई मुश्किलात हैं। डीप ड्रिलिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इतना गहरा ज़मीन के अंदर सुराख करने और वो पूरा एक सिस्टमेटिक वे के अंदर पाइपलाइनें वगैरह बिछाना काफ़ी मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव है, और हो भी वहाँ पे ही सकता है जहाँ पे वॉल्केनिक एरियाज़ होंगे। ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप ये प्रोसेस करने लगे हैं, जहाँ पे ये सिस्टम इम्प्लांट करने लगे हैं, वहाँ पे नीचे क्या वॉल्केनिक एरियाज़ हैं, लावा है भी या नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स क्या है, गली सड़ी सब्जियां, कूड़ा किरकिट, शुगर कैन जो मतलब गन्ने का रस निकाल लेते हैं तो पीछे फोक्सा बच जाता है, वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल्स, इन सब को हम लोग जला के जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम बायोफ्यूल का नाम देते हैं। ठीक है जी। मतलब इन सब को हम कलेक्टिवली बायोमास कहते हैं। बायोमास को जब हम जलाएंगे तो एनर्जी हासिल कर सकते हैं। जिस तरह हमने अक्सर अपने गांव वगैरह में, देहातों में देखा होगा कि वो जब गुड़ बना रहे होते हैं, गन्नों का रस निकालते हैं और उससे गुड़ बना रहे होते हैं, तो वो रस जो होता है गन्ने का उसको पकाना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। तो वो एक तरफ से जब वो गन्ने में से, शुगर कैन में से जूस निकल रहा होता है और उसका फोक अलग हो जा रहा होता है, तो वो उसी फोक को ही जला जला के नीचे से आग को भड़काई जाते हैं और ऊपर से वो उसके रस को गर्म करके गुड़ बना लेते हैं, मतलब शुगर बना लेते हैं। और दूसरा हमने अक्सर गाँव में भी देखा है कि जो जानवरों के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको इकट्ठा करके और फिर उसको सुखा लिया जाता है और फिर उसको जला के हम लोग अपने कुकिंग या घरों को गर्म वगैरह करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज़ क्वाइट इजी और अच्छा सोर्स है एनर्जी का, लेकिन इसकी भी कुछ ना कुछ खामियां हैं। ह्यूज एरिया ऑफ लैंड आर नीडेड टू ग्रो प्लांट्स। अपने अगर शुगर कैन को ही जला जला के अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा रकबा होना चाहिए शुगर कैन को इम्प्लांट करने के लिए या सब्जियां वगैरह उगाने के लिए। In Brazil, many cars use alcohol as fuel. The alcohol is made from sugar cane which is grown as a crop. ब्राज़ील के अंदर वो शुगर कैन्स की फसलें स्पेशली इसीलिए उगाते हैं कि फिर शुगर कैन से वो अल्कोहल बनाएंगे
और अल्कोहल को अपनी गाड़ियों में यूज़ करेंगे एज अ एनर्जी सोर्स इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। ठीक है जी। छोटी सी हम डिस्कशन करेंगे एनर्जी सेविंग्स के ऊपर कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाँ, कार जीप्स बाइक्स को ना। एक बस के अगर एक रोड के ऊपर एक बस चलती है तो वो अपने अंदर 70-75 पैसेंजर्स को लेके जाएगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते और अपनी आप प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं, जीप्स चलाते हैं, बाइक्स चलाते हैं, तो उससे एक एनर्जी सोर्सेज जल्दी कंज्यूम होंगे, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी है। 3 आर स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। ठीक है जी। बेटर इंसोलेशन को हाँ करनी है बिल्डिंग्स में, और एसी हीटर्स को ना करनी है। जो हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर्स यूज़ करते हैं सर्दियों में या गर्मियों में, हम एसी वगैरह यूज़ करते हैं बाहर की तपिश को अंदर आने से रोकने के लिए या बाहर की सर्दी को अंदर आने से रोकने के लिए। तो उसकी जगह हमें चाहिए कि हम अपने घरों को इस तरह से बिल्ट करें, उनके अंदर ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज़ करें कि हम लोगों को ये काम करने ही ना पड़े। ये काम नहीं करेंगे तो एनर्जी बच जाएगी, उस एनर्जी को हम कहीं और अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये एक एनर्जी सोर्सेज के ऊपर छोटा सा ओवरव्यू था। होपफुली आपको ये समझ आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।